Hello everyone. So today in this lecture we will be doing the analysis of paper of एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव. ये आपका 2018 का पेपर है. आज हम इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. मतलब इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पहले फ्रेम हुए हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, वो सब आज हम इस एनालिसिस में देखेंगे. ठीक है. तो मैंने हर क्वेश्चन जितने भी अभी हम एनालिसिस करेंगे ना क्वेश्चन का, उन सभी क्वेश्चन के साथ उन सभी क्वेश्चन की स्लाइड्स की जो नेक्स्ट स्लाइड है उनमें मैंने आपको आंसर्स का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. और वो जो स्क्रीनशॉट है वो जो आपको कोर्स वर्क में नोट्स प्रोवाइड हुए हैं वहीं से स्क्रीनशॉट अटैच किया गया है, सो दैट आप उनसे रेफरेंस ले सको, देख सको कि किस तरह से नोट से या कोर्स वर्क से ही या जो आपको पढ़ाया गया है वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन है, और बाद में आप फर्दर रिवाइज भी कर सको. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर to continue to employ any number of person employed by him is known as. So the answer is lockout. Look, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 2 में जो आपका डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है उसमें हमने सेक्शन 2 में लॉकआउट की डेफिनेशन पढ़ी थी. दैट सेज द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ अ वर्क और द रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय देम इज कॉल्ड एज लॉकआउट. सो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन देके आपको पूछा था कि व्हाट इट इज कॉल्ड एज. ठीक है. और क्लियर भी था कि लॉकआउट ही होगा. वाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड कि जो आपकी स्ट्राइक होती है दैट इज बेसिकली योर टेम्पररी वर्क स्टॉपेज बट डन बाय एम्प्लॉयज, एंड वेयर एज ले ऑफ इज टेम्पररी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है. बाय एन एम्प्लॉयर. ले ऑफ जो होता है वो एम्प्लॉय की टर्मिनेशन होती है बट डन बाय एम्प्लॉयर. और वाइंडिंग अप, इट इज़ वेरी ईजी. इट इज़ बेसिकली process of closing a company by liquidating its asset to pay off debts and distributing any remaining funds to stakeholders. मतलब लेमैन टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बात करता है शटिंग डाउन ऑफ अ कंपनी. जैसे इमेजिन, एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक शॉप ओनर है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्टोर को बंद कर देंगे. तो पहले उनका स्टेप क्या होगा बंद करने के प्रोसेस में? पहले तो जो भी उनके रिमेनिंग गुड्स होंगे वो उनको सेल आउट करेंगे, फिर जो भी उनके डेट्स होंगे वो उनको पे ऑफ करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी लेफ्ट ओवर मनी होगा वो उनके इन्वेस्टर्स या फिर ओनर के पास चल जाएगा. सो दैट इज योर वाइंडिंग अप. सो द करेक्ट आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉकआउट. फर्दर देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, a form of organization with relatively fewer layer of management thereby making it less bureaucratic is called as flat structure. क्यों? देख लेते हैं. जो आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हमेशा फ्यूअर हायरार्किकल लेवल्स होते हैं. मीन्स हायरार्की कम है तो ब्यूरोक्रेसी कम हो जाएगी और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी. क्योंकि जब कम लेवल्स होते हैं ना तो लाइक कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है. ठीक है. लाइक अनलाइक योर पिरामिडिकल या मैकेनिस्टिक या ट्रेडिशनल विच हैव मल्टीपल लेयर ऑफ मैनेजमेंट, और कम्युनिकेशन यहाँ पे टफ होती थी. जो आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इट ऑल्सो, जब फ्यूअर लेवल ऑफ लेवल्स होंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी फास्टन हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और जो इम्प्लॉयज़ होते हैं पर्टिकुलर लेवल पे उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो जाती है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज योर फ्लैट स्ट्रक्चर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच, कितने वर्कर्स काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई होगा? द आंसर इज 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर और वेयर सो एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 months. लुक, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, यहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है. इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड. 4 देखते हैं. In which amendment the definition of workman has been replaced by definition of employee? So the correct answer is Workmen Compensation Amendment Act 2009. Look, in the Principal Act, in the preamble for the word workman, the word employee shall be substituted. और ये 2009 amendment का आपका है, उसमें हुआ था ये. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. In which of the following is not an objective of Right to Information Act? लुक, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में. दैट सेज इट एम्स टू एम्पावर सिटीजन्स बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. इट ऑल्सो हेल्प कर्ब करप्शन
and ensure that democracy truly serves the people. So look, it help in promoting transparency तो है objective. Accountability दे रहा है means empower कर रहा है citizens को, and contain corruption, help to curb with corruption. So your answer is improving employability. ठीक है. 6 देखते हैं. A financial ratio measuring how much a firm is earning on its investment it is return on equity. Why? Look, return on equity is your financial ratio that basically measures a company profitability in relation to shareholder equity. Whereas जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इट बेसिकली मेजर प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू योर सेल्स एंड नॉट इन्वेस्टमेंट. Whereas revenue per employee, it access productivity and not return on investment. And your profit margin, it basically measure overall profitability. ठीक है. So the correct answer is that is talking about your measuring your earning on investment is return on equity. Next देखते हैं. Which of the following is not a fringe benefit? वी हैव स्टडीड जो आपके फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, ये आपके एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को एज अ अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल में आ जाता है कार फैसिलिटी दे दी, फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी, या वेकेशन दे दी फैमिली के साथ. ये इन एडिशन टू देयर सैलरी दी जाएंगे. वेयर जो आपके डियरेंस अलाउंसेस होते हैं, दे आर नॉट फ्रिंज बेनिफिट. क्यों? क्योंकि ये तो सैलरी का पार्ट होते हैं. ठीक है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डियरेंस अलाउंसेस. ये आपकी रेफरेंस के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पावर होल्डर इज कॉल्ड एज रेफरेंट पावर. हमने आपका पावर वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा. उसमें हमने दो तरह की पावर पढ़ी थी. वन इज फॉर्मल पावर एंड अनदर इज पर्सनल पावर. जो आपकी फॉर्मल पावर है उसमें आपका कोरेसिव पावर, आपका रिवॉर्ड पावर और एक आपका लेजिटिमेट पावर आता था. कोरेसिव जो होती है वो फियर डिपेंडेंट होती है. रिवॉर्ड जो भी रिवॉर्ड है दैट आर कंसिडर वैल्यूएबल टू अदर उस पर डिपेंडेंट होती है. एंड योर एक्सपर्ट पावर, यहाँ से देख लो, इट इज़ इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल्स और नॉलेज. सो आइडेंटिफिकेशन, ये आपका एक कीवर्ड मान के चलो कि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. सो द आंसर इज रेफरेंट पावर. देखो यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्सन. ठीक है. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री इन द फैक्ट्रीज एक्ट. यहाँ पे हम डेफिनेशन देख सकते हैं फैक्ट्री की. द फैक्ट्री, द एक्ट डिफाइन एज फैक्ट्री एज एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेंटिस thereof where 10 or more worker are working or were working on any day of preceding 12 months or in part of which manufacturing processes being carried on. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हुई है. ठीक है. और अगर आप बाकी भी पढ़ोगे ना तो आप ये पाओगे कि बाकी चीज़ों की यहाँ नहीं बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हुई है. सो द आंसर इज पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 that talks about behavior that others perceive as self-perceiving tactics for personal gain at the expense of other people and possibly the organization is referred to as organization politics. Why? Look at it. Organization politics basically refers to the behavior जो एक individual use करता है to influence other at the workplace for their personal gain. That's why it is called as organization politics. Whereas अगर आप बाकी डेफिनेशन को देखो तो बाकी टर्म्स को देखो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है, इट्स बेसिकली टॉक अबाउट कोर वैल्यूज या फिर बिलीव्स और प्रिंसिपल्स दैट बेसिकली गाइडिंग द कंपनी. वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टॉक्स अबाउट नॉर्म्स, ट्रेडिशन या जो वर्क इन्वायरमेंट होता है दैट इज बेसिकली शेपिंग हाउ एन एम्प्लॉय इंटरेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह से वो बिहेव करेंगे उनको देख रहा है. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. Whereas your organizational interior it is basically resistance to change. हमने चेंज वाले टॉपिक में, ऑर्गेनाइजेशन चेंज वाले टॉपिक में हमने पढ़ा होगा ये रेजिस्टेंस टू चेंज का पॉइंट, एक फैक्टर बोलो या पॉइंट बोलो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इंटीरियर. ठीक है. तो ये तो वो हो गया. सो द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2. एक सेकेंड.
Okay, so your question number 11 is a set of abilities to perceive and express emotions, assimilate emotions in thoughts, understand and reason with emotions, and regulate emotion in oneself and other. It is called as emotional intelligence. आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है इट्स बेसिकली टॉक अबाउट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परसीव देयर ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर पीपल. ठीक है. अब आपका यहाँ पे क्या काम है. मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको समझा दिया. जो बाकी की ये 2-3 टर्म्स हैं इनको आपको खुद को सर्च करना है, खुद देखना है. ठीक है. खुद समझने की एक बार इन्हें कोशिश करना. ठीक है. देख इनको बाकी टर्म्स को भी एक बार आप देख लेना अच्छे से. ठीक है. Next, question number 12. As per the Factory Act, the minimum number of workers required in a factory for the mandatory appointment of a safety officer is more than 1,000. यही पढ़ा हमने. Look, many requirement the state government may require the occupier of a factory where 1,000 or more workers are ordinarily employed. So the answer is option number first. Question number 12. Which of the following involve breaking information down into meaningful unit and then arranging these in a proper way to form a logical and sequential learning program? The answer is program instruction. यहाँ से एक बार आप इसको देख लेना. ठीक है. पढ़ लेना. बाकी जो अदर हैं वो तो रीट्रेनिंग में तो हम दोबारा से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. रोल प्ले में तो एक पर्टिकुलर रोल असाइन कर देते हैं. वो मतलब वो प्ले करते हैं उसको उसको उस तरह से बिहेव करते हैं. ठीक है. एंड द फोर्थ इज स्मार्ट लर्निंग. तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3. यहाँ से एक बार देख लेना. यहाँ से आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1965. ये तो बहुत ही ईजी था. आपको सिर्फ एक्ट का ईयर याद होना चाहिए था, है ना. तो 1965. 15th, what percentage of wages is the substantial allowances payable for the first 90 days to a workman who was suspended pending inquiry? The correct answer is 50%. That is 1/2. Half wages. हमने पढ़ा था ये. देखो, substances allowances, employer misconduct employee, then suspend कर दिया जाता है, and substances allowances are provided for first 90 days as half, and after 90 days 3/4 if delay is not because of employee. ठीक है. So ये था आपका 15th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. The compression of a hierarchy of pay grade or salary range into smaller number of wider bands is called as broadbanding. हमने पढ़ा था ये broadbanding क्या होती है. Look, the trend of an employer today is to reduce their salary grades or ranges from 10 or more down to 3 to 5 levels. It is called as broadbanding. जो salary ranges हैं या grades हैं उनको reduce करना is your broadbanding. ठीक है. So next question देखते हैं. That is question number 17. In which year the Arbitration and Conciliation Act was enacted? The answer is 1996. 18. An employee who disclose organization wrongdoing to parties who can take action is whistleblower. Look, हमने यहाँ पे पढ़ा था perception वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था. whistleblower, individual who report unethical practices by employer to outsider is called as. यहाँ पे भी वही पूछा है. जो wrong doing को outsiders को या wrong practices को क्या करता है, रिपोर्ट करता है. दैट इज whistleblower. Whereas जो आपका स्टार परफॉर्मर है ये तो वो एम्प्लॉय होता है जो कंस्टेंटली आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है. Whereas जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं they are basically employees who think and act like an entrepreneur but while being within a company and driving innovation या फिर new business ideas. Whereas manager तो हम सबको पता है. ठीक है. So the answer is option number 2, that is whistleblower. Question number 19 देखते हैं. A type of conflict in which people focus their decision on the issue while maintaining respect for people having other point of view is constructive conflict. Look at it. Constructive conflict occur when individuals engage in a decision focusing on the issue at hand while maintaining mutual respect even when they are different opinion. ठीक है. रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलते हैं. Whereas अगर अदर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, आपका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इट इज़ बेसिकली अ टाइप दैट ड्राइव बाय इमोशनल लाइक पर्सन इमोशंस लाइक एंगर, जेलिसी और फ्रस्ट्रेशन. Whereas रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें इट टॉक अबाउट डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू देयर पर्सनल डिफरेंसेस लाइक कल्चर डिफरेंट है उनका या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, लैंग्वेज डिफरेंट बात करते हैं तो उसकी वजह से.
वेयर जो आपका डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज़ वेरी नेगेटिव, इसको बहुत नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल बिकॉज इट डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन, टीम की परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब कर देता है, प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस कर देता है और इन्वायरमेंट को भी टॉक्सिक कर देता है, सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर इन विच, कब अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू वेयर 5 और मोर इंटरस्टेट वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। यहाँ पे देखो हमने यही पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, what is the correct full form of DSS? The correct answer is Decision Support System. यहाँ से एक बार देख लेना, थोड़ा सा मैंने ये डिफाइन भी कर दिया था फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इज़ बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1961। क्वेश्चन नंबर 23, according to minimum wage act, who shall fix the minimum rate of wages payable to employee? The answer is appropriate government. Look here, the act empowered the appropriate government in respect of employment in their respective jurisdiction to fix minimum rate of wages for time work or for piece work or for other type of wages. Correct? Question number 24, which transaction is appropriate and expected and follow the natural order of healthy human relation? The answer is complementary transaction. Why? Look, complementary transaction is a transaction where the stimulus and response patterns from one ego state to another are parallel. ठीक है, however इसमें 9 ट्रांजेक्शन होती है एंड अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन इज वेरी गुड। वेयर जो आपकी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम क्रॉस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इट इज़ व्हेन वी आर इट इज़ पहले तो नॉन पैरेलल एंड इट इज़ व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्स बट हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है, सो इट इज़ लाइक different, undesirable. And ulterior is again, this is it is very complex and it is undesirable. So the transaction that is appropriate and expected is complementary transaction. Question number 25th is, the constitutional provision relating to law making procedure is adopted from which country's constitution? The answer is your British constitution. Question number 26, which of the following does not come under CRS activities of an organization? पहले तो CRS समझो होता क्या है। CRS is your corporate social responsibility which refer to business initiative aimed at contributing to society beyond profit making. These activities are basically focused on environment, social and community development efforts. So as per to these three की इन चीज़ों पे ये फोकस है। क्या आपके इसके अंडर आएगा, पहले वही देख लेते हैं। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हमने पढ़ा, इन्वायरमेंटल फोकस होता है तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट तो इसके अंडर ही आएगा। वेयर इज़ योर गेन शेयरिंग टू एम्प्लॉयज़, इसके लिए अंडर ही आएगा बिकॉज इट इज़ बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ एम्प्लॉयज़। ये उस जो इंटरनल फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उसके ऊपर बात कर रहा है। वेयर इज़ योर कम्युनिटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगेन हमने पढ़ा था कम्युनिटी डेवलपमेंट फोकस होता है तो ये उसके अंडर आ जाएगा। बैलेंसिंग वर्क लाइफ, इट इज़ लाइक ये बात करें कि कंपनी सपोर्टिंग द वर्क लाइफ बैलेंस, सो इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉय वेलबींग। ठीक है, सोशल में आ गया तो इट कम्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज गेन शेयरिंग टू एम्प्लॉयज, दैट डज नॉट कम अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इन केस ऑफ नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 15 days wages लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे देखो हमने सीजनल, नॉन सीजनल और सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए पढ़ा था कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम बोनस पेएबल बाय एवरी इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट एज पर सेक्शन 10 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965? मिनिमम बोनस दैट इज पेड इज 8.33%। ठीक है, और मैक्सिमम इज योर 20%। यहाँ से देख सकते हो हमने ये पढ़ा था 8.33%। नेक्स्ट, the year in which the Payment of Wages Act was enacted in the year is 1936. Question number 30, among the following which is the trade union theory? हमने डिफरेंट ट्रेड यूनियन थ्योरी पढ़ी होगी, आपको याद होगा, उनमें से एक थी आपकी मार्केशियन थ्योरी। ठीक है, तो वही पूछा था कि कौन सी उसके अंडर आ रही है, ये आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, question number 31, the process whereby two or more conflicting parties attempted to resolve their
Divergent goal by redefining the terms of their interdependency is called as negotiation. It basically include party working together to resolve conflict by adjusting their goals or any term of their relationship. That is your negotiation. Where जो आपका resolution होता है, it refers to your overall process of resolving a particular conflict or dispute. Whereas collaboration में तो हम साथ मिलके क्या करते हैं, corporate manner में हम काम करते हैं. और bargaining is again it is different from negotiation. It is more narrow, whereas negotiation is more broader. Bargaining basically focus on exchanging offers या counter offers, usually apply to reach your financial or material agreement. ठीक है, so ये bargaining हो गया. So your negotiation is process where two or more conflicting parties attempt to resolve their divergent goals by redefining the terms of their intervention. That is negotiation. Question number 32. What is the requirement in terms of number of employees in an establishment that comes under the purview of Industrial Employment Standing Order Act 1946? The answer is 100. यहाँ देखो हमने यही पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. As per the Employee Compensation Act 1923, within how many days employer must make a deposit with the commissioner if he is liable to pay compensation? Answer is within 30 days of being served the notice. Question number 34. Under Section 31 of Payment of Bonus Act 1965, the maximum bonus आपका ना ये सेक्शन गलत है यहाँ पे. ठीक है, 11 होगा ये. Maximum bonus including the productivity linked bonus that can be paid by accounting year shall not exceed. Maximum bonus मैंने अभी पहले हमने minimum bonus देखा. Now maximum bonus मैंने वहीं पे आपको बताया भी. Maximum bonus is 20%. नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेक्शन गलत है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, इट विल बी सेक्शन 11. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अप्रेजल प्रोसेस? द आंसर इज 2 बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फोरकास्टिंग द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो कि हम किससे करते हैं, दैट इज डन बाय HRP. हमने पढ़ा था ना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हम मैन पावर प्लानिंग या रिक्वायरमेंट हम उससे पता करते हैं. It does not come under your appraisal process, whereas establishing the standard of performance, measuring the actual performance and communicating the performance, that is feedback, comes under your step in appraisal process. ये आपके appraisal का process है. Question number 36 देखते हैं. The view that leadership is broadly distributing rather than assigning to one person such that person within the team and organization lead each other is called as shared leadership. कॉमन सेंस से भी अगर क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो समझ आ जाता. यहाँ बात कर रहे हैं कि लीडरशिप को ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दैट कम्स अंडर शेयर लीडरशिप. एंड लुक, हमने ट्रांजेक्शन लीडर पढ़ा था. दे आर द लीडर्स हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स. एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आर द वन हु एक्ट एज अ रोल मॉडल. एंड कैरिज्मेटिक आर द वन stating that follower make attribution to heroic and extraordinary leadership abilities. ठीक है, and this is your shared leadership. So the correct answer is shared leadership. Question number 37. Which of the following is not included for the calculation of wages under Interstate Migrant Workmen Act? मैंने आपको डिफरेंट वेजेस पढ़ाई थी, मतलब डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट वेजेस पढ़ी थी हमने डिफरेंट एक्ट्स की. उसमें हमने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में क्या पढ़ा था कि इट हैज़ वेजेस मीनिंग सिमिलर टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वेजेस के अंडर हमने वो पॉइंट्स लिखे थे ना, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. सो इसमें आपका यहाँ पे वही पूछा दैट व्हाट डज नॉट कम्स अंडर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क. तो इसकी डेफिनेशन सेम है आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की. सो उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं आएगा, द आंसर इज ट्रैवलिंग अलाउंसेस. यहाँ से देख सकते हो अवार्ड एंड सेटलमेंट आ रहा है, ओवर टाइम भी आ रहा है, बोनस भी आ रहा है, ऑन टर्मिनेशन भी आ रहा है, एंड अंडर एनी स्कीम भी वेजेस के अंडर इंक्लूड होते हैं, पर ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहीं पे भी मेंशन नहीं है. सो द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 38. इन विच ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन इंडिया? द आंसर इज 1952. क्वेश्चन नंबर 39. What is the minimum continuous service eligibility for gratuity as per the Payment of Gratuity Act? The answer is 5 years. Look, यहाँ पे पढ़ा था हमने, render continuous service not fewer than 5 years.
Last question, that is, which error arise when an interviewer expect his or her own qualities, skills and value in an applicant? The answer is projection. Why? Look, projection occur when an interviewer unconsciously assume that the applicant possess the same qualities, skills, values that the interviewer hold. This error arises when the interviewer projects their own traits or experience on the candidate और उसके बेस पे उनको जज करते हैं. Whereas जो आपका stereotyping होता है, इसमें judgment is based on the group a person belong and halo effect is based on one positive trait. यही पढ़ा था हमने. And your leniency error talks about या occur when an interviewer is like overly generous or forgiving in their evaluation. Basically, they give higher rate, giving the higher rating to everyone or give the higher rating than they actually deserve. ठीक है. So this is your leniency error. So for the correct answer for your this question is option number 2, that is projection error. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें इस एनालिसिस में आप हमने 40 क्वेश्चंस देखे हैं अराउंड. तो आप एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना और जहाँ जो भी आपके स्क्रीनशॉट्स लगाए थे ना मैंने आंसर की के, वहाँ जाके एक बार जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है या कोई क्वेश्चन आपका लाइक नहीं आपको समझ आया, तो वो वहाँ पे आंसर की में जाके या आपके नोट्स में जाके उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.